बच्चों, आजकल हम बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 के पेपर की तैयारी करा रहे हैं। 2 मिनट आप बात को ध्यान से सुनिएगा। जो हिंदी का पेपर 22 फरवरी को आपका हुआ था, उसकी जो हमने वीडियो बनाई थी, 90% सेम टू सेम क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के पेपर में आए हुए हैं। आप हमारी वीडियो देख सकते हैं और अपना पेपर भी मैच कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे मैथ कक्षा 10 खंड बा से आने वाला पहला क्वेश्चन। तो खंड बा का जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें आपके 6 खंड होंगे। कितने खंड होंगे? 6। और हर खंड के आपको 2 नंबर मिलते हैं। तो 6 दूना 12। इसका मतलब खंड बा का अगर आप पहला क्वेश्चन हल कर देते हैं तो आपके 12 अंक यहाँ से पक्के हो जाते हैं। इसके पहले हमने खंड आ बनाया था जिसमें 20 बहुविकल्पी हमने बताया है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो में हम नीचे लिंक देंगे, क्लिक करके आप खंड आ के भी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो खंड बा का जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त के चतुर्थांश का मतलब वृत्त के चौथे भाग का, चौथे हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करो, जिसकी परिधि दी हुई है 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। आर का मतलब त्रिज्या, तो हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए और इस सवाल में त्रिज्या हमको नहीं बताई गई है। तो जो परिधि दी हुई है, परिधि की सहायता से हम पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे, फिर वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए परिधि जो है, ये परिधि दी है 44 सेंटीमीटर। तो परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर। इसका मतलब 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 2 पाई आर बराबर 44। तो 2 पाई की जगह पर 22/7 गुणित आर की जगह पर आर, बराबर की जगह बराबर और 44 की जगह पर 44। अब ध्यान से देखिएगा, ये 22 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। तो ये 44 इधर से, ये 44 इधर से कट जाएगा। तो यहाँ पे r बचा, नीचे 7 बचा। तो ये r बराबर 7 तिरछा गुणा में यहाँ जाएगा। यहाँ पे कट चुका है, इसका मतलब क्या है? 1 है। जब 7 का 1 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7। तो इस सवाल की जो आपकी त्रिज्या निकली वो 7 सेंटीमीटर निकली। अब हमको निकालना है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और चतुर्थांश का मतलब होता है 1/4। तो इसके साथ यहाँ पे हमने लगा दिया 1/4। तो बराबर लिखा, 1/4 लिखा, गुणित पाई की जगह पर 22/7 लिख दिया, गुणित आर स्क्वायर। आर हमारी है 7, तो आर स्क्वायर की जगह पे 7 गुणित 7 लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। 4 में 2 से भाग करें 2 हो जाएगा, और 2 से 22 में भाग करें तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ऊपर आप 11 को 7 से गुणा करें तो ये हो जाएगा आपका 77, और नीचे आपका क्या है? 2 है। अगर आप 2 से 77 को भाग कर दें तो 2 3 6 1 7, 2 8 16 1 17 और 2 5 10। तो ये आपका हो गया आंसर 38.5। अब आपकी परिधि सेंटीमीटर में थी, तो चूंकि ये क्षेत्रफल है तो यहाँ पे लिख दोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छे से तैयार करके जाइएगा। ये क्वेश्चन आप कर देंगे, 2 अंक आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। देखिए आपका प्रश्न संख्या 1 का खंड खा जो आपका है सामने लिखा हुआ है एबीसी आपका त्रिभुज बना हुआ है, और एबीसी त्रिभुज में लिखा हुआ है कि जो रेखा डीई है वो बीसी के समांतर है। ये वाली जो डीई है ये बीसी की क्या है? समांतर। तो आपने पढ़ा है जब भी किसी त्रिभुज में एक रेखा दूसरे के समांतर होती है तो सूत्र क्या होता है? दिस अपान दिस
इक्वल दिस अपान दिस, मतलब AD बटे BD बराबर AE बटे CE। तो हम लिख देंगे कि चूंकि ये जो DE है समांतर है BC के, DE समांतर BC, इसलिए हमारा सूत्र बन गया कि AD अपान BD बराबर AE अपान CE। मान किसका पूछ रहा है? कह रहा x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम मान रख देंगे, AD कितना है? देखिए x, तो AD की जगह पर x लिख देंगे बटे BD कितना है? x माइनस 2, तो BD की जगह पर x माइनस 2 बराबर की जगह पर बराबर, फिर AE है, गौर से देखिएगा AE कितना है सवाल में? x प्लस 2, तो AE की जगह पर लिख देंगे x प्लस 2 बटे CE कितना है? x माइनस 1, तो CE की जगह पर लिख देंगे x माइनस 1। अब तिरछा गुणा करेंगे, x माइनस 1 के सामने क्या है? x है, तो x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये माइनस लगाया, x का 1 में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, बराबर की जगह पर बराबर। अब देखिए इधर है x माइनस 2 और इधर है x प्लस 2, तिरछा गुणा करेंगे तो ये किसका रूप है? ये आपका है a माइनस बी ए प्लस बी का रूप। तो a माइनस बी ए प्लस बी हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। देखिए इधर से x स्क्वायर और इधर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड में ये इक्वल है। तो इधर से आपका क्या बचेगा? माइनस x, और इधर से क्या बचेगा? माइनस 4। जब दोनों साइड में माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस। तो आपका आंसर आ गया x बराबर 4। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। याद कर देंगे, आपके 2 अंक जो है यहां से पक्के हो जाएंगे। देखिएगा खंड बा का जो पहला प्रश्न है, इसका जो तीसरा खंड होगा जिसको कि नाम दिया गया है गा, इसमें टोटल 6 खंड होते हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, चा। तो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। सवाल आपका शंकु का है और त्रिज्या है 6। तो जो आपका शंकु है इसकी त्रिज्या r बराबर है 6 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन में दिया है कि शंकु की जो ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर है। ये ऊंचाई 8, तो आप लिखेंगे h बराबर 8 सेंटीमीटर। करा वक्र पृष्ठ ज्ञात करो शंकु का। तो आपको पता है शंकु के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल। तो आपको इस क्वेश्चन में L नहीं पता है, L का मतलब तिरछी ऊंचाई। तो सबसे पहले आप L निकालेंगे, तब ये वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाएंगे। तो L निकालने का तरीका होता है, L बराबर होता है अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो बराबर अंडर रूट h कितना है? 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस r कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर अंडर रूट 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36। तो 64 और 36 जोड़ दोगे तो अंडर रूट 100, और 100 का वर्गमूल हो जाता है 10। इसका मतलब जो इस शंकु की तिरछी ऊंचाई L है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है वक्र पृष्ठ। तो हम सूत्र लिखेंगे वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल। तो पाई की जगह पे 22/7 गुणित आर त्रिज्या कितनी है? 6।
तो r की जगह पे 6 गुणित l की जगह पर 10। तो 22 का 6 में गुणा कर देंगे 132 हो जाएगा। ये 0 है, 0 बढ़ा देंगे, नीचे 7 है, 7 लिख देंगे। अब वक्र पृष्ठ है, तो चाहे वक्र पृष्ठ हो चाहे क्षेत्रफल हो, जो मात्रक लिखा जाता है वो वर्ग लिखा जाता है। तो चूंकि यहाँ सेंटीमीटर में था तो आगे हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का यही आपका आंसर हो गया। देखिएगा प्रश्न संख्या 1 का खंड घ लिखा है द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 3 और 1/3 है। तो जिन्हें हम मूल कहते हैं उन्हें ही शून्यक कहा जाता है। तो जब भी मूल या शून्यक दिए हुए हों तो द्विघात समीकरण बनाना पड़े आपका, तो बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको सूत्र लिखना पड़ता है। तो आप सूत्र लिखेंगे द्विघात समीकरण बराबर, क्या सूत्र होता है द्विघात समीकरण का? x² माइनस मूलों का योग गुणित x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, मान रख दीजिए, आंसर निकल आएगा। तो x² माइनस मूलों का योग, तो एक मूल है 3 और दूसरा मूल है 1/3 और योग का मतलब प्लस और ब्रैकेट के बाहर x, फिर ये प्लस मूलों का गुणनफल, तो 3 गुणित 1/3 बराबर की जगह पे बराबर और 0 की जगह पर 0। अब देखिए x² माइनस 3 त्रिकोण 9, 9 1 10, तो 10/3 और साथ में क्या है x प्लस ये 3 से 3 कैंसिल होगा, तो क्या बचा? सिर्फ 1 बराबर 0। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि 10/3 के नीचे क्या है? 3 है। तो बटे का काम अगर आपको खत्म करना है तो बटे में जो संख्या दी हुई होती है उसी से पूरे समीकरण को गुणा कर दिया जाता है। अगर नीचे 3 है तो पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे, 4 है तो 4 से गुणा कर देंगे और 5 है तो 5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे नीचे 3 है, इसलिए हम पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर देंगे। तो हमने लिखा 3 से गुणा करने पर, तो जब इसको 3 से गुणा करेंगे x² को, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस जब 10/3 को आप 3 से गुणा करोगे तो 3 3 कट जाएगा, सिर्फ 10 बचेगा, तो 10x प्लस जब यहां 3 से गुणा करोगे तो 3 एक कम 3 बराबर की जगह पे बराबर, और जब 0 को आप 3 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। 0 को किसी से भी गुणा करो आप 0 ही आता है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई। जब भी आपको मूल दिए होंगे मतलब शून्यक दिए होंगे तो आप इसी सूत्र से द्विघात समीकरण बनाएंगे। देखिए पहले प्रश्न का जो अंगाखंड है आपका लिखा हुआ है कि बिंदु 5, -6 तथा -1, -4 को मिलाने वाला रेखाखंड y अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो y अक्ष पर विभाजन बिंदु है और y अक्ष पर x क्या होता है? 0। तो जो विभाजन बिंदु h, k होता है वो यहाँ पे 0, k हो जाएगा। जो विभाजन बिंदु h, k है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, k हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि वाई अक्ष पर विभाजन बिंदु है और वाई अक्ष पर x 0 होता है, तो वहां पे एक्स वाई में x पहले, एच के में h पहले, तो x 0 मीन्स h 0। अब ये जो बिंदु हैं, एक x1 y1 मान लिया, एक x2 y2 मान लिया। हमें निकालना है किस अनुपात में, तो अनुपात निकालने के लिए हम इसी का सूत्र लगा देंगे कि h बराबर m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। तो h की जगह पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। m1 की जगह पे m1 गुणित x2, देखिएगा x2 कितना है, -1, तो x2 की जगह पे -1 प्लस m2, यहाँ पे कोई निशान नहीं, गुणित x1 है 5, x1 की जगह पे 5 बटे नीचे m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 के सामने क्या है, 0 है। तो जब आपका m1 प्लस m2 का 0 में तिरछा गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा, बराबर m1 का -1 में गुणा करोगे तो -m1 हो जाएगा, प्लस m2 का 5 में गुणा करोगे तो 5m2 हो जाएगा। अब -m1 जब आप दाएं से बाएं लाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इधर m1 प्लस का हो गया, तो इधर क्या बचा, 5m2 बचा। अब m2 को जब हटाओगे तो कहाँ आएगा, m1 के नीचे आएगा, तो लिखोगे m1 बटे m2 बराबर, इधर क्या है 5 बटे, अब 5 के नीचे कुछ नहीं तो क्या रख दोगे, 1, तो m1 बटे m2 क्या आया, 5 बटे 1। यही आपका अनुपात है, यही आपका आंसर है। तो आंसर में आप लिख दोगे 5:1, क्योंकि वो पूछ रहा था किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिएगा पहले क्वेश्चन का जो लास्ट खंड है 4 नंबर, लिखा है सिद्ध करो √2 अपरिमेय है। तो हम जानते हैं ये अपरिमेय ही है, लेकिन जब सिद्ध करना होता है तो हम उल्टा मानते हैं, हम मानेंगे कि माना √2 परिमेय है। तो सबसे पहले हमने लिखा कि माना √2 परिमेय है। अब जैसे इसको हमने परिमेय माना तो इसको P बटे Q के बराबर लिखेंगे, क्योंकि परिमेय का मतलब होता है P बटे Q, जहां पे Q नॉट 0 और P और Q का HCF हो सिर्फ 1। तो लिखेंगे √2 बराबर P बटे Q, जहां Q नॉट इक्वल 0 और HCF, किसका HCF, P और Q का बराबर होना चाहिए 1। HCF का मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ये चीज आप ब्रैकेट में इस तरह लिखोगे जब पेपर में हल करोगे क्वेश्चन। फिर आगे क्या लिखोगे, आप इसको तिरछा गुणा कर दोगे, तो Q√2 बराबर इधर क्या हो गया P। अब आप दोनों ओर वर्ग कर दोगे, तो जब आप दोनों ओर वर्ग करोगे तो √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, Q का वर्ग Q² हो जाएगा, बराबर P का वर्ग P² हो जाएगा। तो अगर 2 हटेगा तो कहाँ जाएगा, P² के नीचे। इसका मतलब P² 2 से विभाजित है, तो हम लिखेंगे P² विभाजित है 2 से, इसलिए P भी विभाजित है 2 से। और ये जो समीकरण है इसको नाम देते हैं समीकरण। तो ये 2Q² बराबर P², ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 1। अब आप क्या करेंगे, ये जो P है आप लिखेंगे P बराबर 2C,
ये मान लेंगे और ये मान कहाँ पे रख देंगे, समीकरण 1 में। तो इधर 2q² है बराबर p की जगह पे ये 2c आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर है तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 2q² बराबर 2 का वर्ग 4 और c का वर्ग c²। 2 से भाग कर देंगे यहाँ पे तो इधर बचेगा q², इधर बचेगा 2c²। अगर 2 हटेगा तो कहाँ जाएगा, q² के नीचे जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि q² विभाजित है 2 से, इसलिए q भी विभाजित है 2 से। आपने क्या देखा था अभी पहले, आपने देखा था कि p विभाजित है 2 से और यहाँ पे आप देख रहे हैं q विभाजित है 2 से। तो जब p और q दोनों 2 से विभाजित हैं तो इसका मतलब 2 क्या हो गया, p और q का HCF हो गया। जबकि HCF p और q का कितना होना चाहिए, सिर्फ 1 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे इसका अर्थ है कि जो HCF है p और q का ये बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। परंतु जो HCF होना चाहिए P और Q का वो 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1। ये हमने स्टार्टिंग में ही लिख दिया था। इसका मतलब कि जो हमने माना उसको परिमेय, वो हमने गलत माना। तो हम लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। लिखेंगे अतः हमारी कल्पना जो है ये क्या है, गलत है। और जब कल्पना गलत है तो √2 क्या है, इसको हमने परिमेय माना, वो परिमेय नहीं, हकीकत में अपरिमेय है। इसलिए नीचे लिख देंगे इसलिए √2 अपरिमेय है। ये खंड वाक्य जो पहला क्वेश्चन है उसके जो हमने 6 खंड किए जिससे आपको 12 अंक मिलते हैं, ये सभी तैयार करके जाइएगा आप।